नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे यूपी में हो रहे सियासी खेले की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विकास के दावे किए जा रहे हैं, जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है, नए नए गठबंधन की कोशिश की जा रही है, नए नए नारे भी गढ़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तमाम दल लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है आज से। तो वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि ये तय हो सके कि आखिर मोदी और योगी सरकार ने कितना काम किया है। मोदी कैबिनेट में मंत्री यात्रा को लीड कर रहे हैं। चौपाल के जरिए भी बीजेपी किसानों को जुटाने और साधने की कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। वहीं नए नारे के साथ आगे बढ़ने का ऐलान भी किया है। जातीय जनगणना पर भी सपा बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस भी जनसंपर्क अभियान से लोगों से जुड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस का 3 दिन में 90 लाख लोगों से जुड़ने का लक्ष्य है। बीएसपी प्रमुख मायावती भी पूरे एक्शन के मोड में दिखाई दे रही है और ऐसे में मीडिया से दूर रहने वाली मायावती ट्विटर पर सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं 4 नए प्रवक्ताओं का ऐलान भी किया गया है। मायावती बीजेपी पर दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। जाहिर है कि जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और सभी दल सियासी खेला करने को तैयार है। क्या पार्टियों की रणनीति चुनावी बिसात पर दाव आजमा रहे जो दल है, उनकी जो मंशा है वो पूरी हो पाएगी? क्या वो अपने पास कहीं ना कहीं जनता को रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन सियासी बिसात बिछ चुकी है। शहमात का खेल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां अभी से ही सियासी चालें चल रही हैं। कोई जाति का गठजोड़ करने में जुटा है, तो बूथ को मजबूत करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, तो कोई साइकिल यात्रा निकाल रहा है। हर पार्टी इस बार कह रही है तेरा हो गए। बीजेपी पूरी तरीके से माहौल बनाने में जुट गई। मोदी सरकार में यूपी कोटे के मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, जिसका मकसद जनता के दिल में बीजेपी के लिए जगह बनाना है। मोदी और योगी सरकार के काम का गुणगान करना। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की माने तो मोदी और योगी सरकार ने जनहित में ऐसे कई काम किए हैं जो आजादी के बाद अभी तक नहीं हुए। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की जा रही है। पंडित दीनदयाल, डॉक्टर आम्बेडकर और लोहिया के मिशन को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार में पिछले 4 साल में कई बड़े सुधार हुए और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौपाल के जरिए किसानों को साधने की रणनीति पर भी चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इस बार नए नारे के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। सपा ने नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ का नारा दिया। संपर्क, संवाद, सहयोग, सहायता के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने का भी आह्वान किया। 2022 का यूपी चुनाव सपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिला रही हैं और जातीय गठजोड़ मजबूत करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि योगी सरकार से हर तबका परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। जातीय जनगणना का मुद्दा उछाल कर अखिलेश बीजेपी को घेरने में जुटे। अखिलेश का कहना है कि सभी को अपनी आबादी के अनुपात में हक और सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस ने भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। पहले कांग्रेस ने 38 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा की। ये समिति प्रदेश भर से उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने 19 अगस्त से जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने का भी फैसला किया। कांग्रेस अभियान के तहत 3 दिन में 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करेगी। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या जैसे मुद्दों पर भी प्रदेश सरकार के खिलाफ हमलावर है। यूपी चुनाव को लेकर मायावती भी फुल एक्शन में। बीएसपी ने 4 प्रवक्ताओं के नाम का ऐलान किया। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र को मीडिया हेड बनाया गया है। मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन करने में जुटे। बीएसपी ने जिन 4 नेताओं को प्रवक्ता बनाया, उनमें धर्मवीर चौधरी, एमएच खान, सुधीर भदौरिया और फैजान खान शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय पार्टी ने 4 प्रवक्ता नियुक्त किए थे, लेकिन बीएसपी की बड़ी हार हुई।
मीडिया से दूर रहने वाली मायावती अब सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बूथ मजबूत करने में जुटी। कभी सोशल मीडिया से दूरी बनाने वाली मायावती किसी को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन अब उनके 20 लाख फॉलोवर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सरकार कितना कोरोना कर्तव्य व नियमों आदि को निभा पाएगी, अब ये देखने की बात है। जबकि बीएसपी के यूपी में नियम कानून से चल रहे प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रमों को प्रभावित करने का इनका सरकारी प्रयास अभी भी लगातार जारी है, रुका नहीं है। लेकिन इनकी इन सब गतिविधियों से ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि यूपी में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग के हो रहे कार्यक्रमों से, सम्मेलनों से, विचार संगोष्ठी से बीजेपी अब काफी ज्यादा बौखलाई व घबराई हुई है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। मायावती ने यूपी विधानसभा में कृषि कानूनों पर भी सरकार को घेरने की बात कही। जाहिर है यूपी का रण जीतने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है, खेला करने की कोशिश हो रही है। सियासी मैदान का असली खिलाड़ी वही साबित होगा जो अपनी बात जनता के दिल तक पहुंचाने में कामयाब होगा। अब देखना होगा कि यूपी में खेला कौन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनावी बिसात पर कैसे दाव आजमा रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सियासी नेता, ये आपने रिपोर्ट में देख ही लिया। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। जावेद अहमद खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। और प्रोफेसर विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खैरा जी आपसे है, क्या सर ये माने कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की कोशिशों में जुटी हुई है? क्या काम के बल पे ऐसा नहीं हो सकता? खैरा साहब आवाज मिल पा रही है आपको? गिव मी 1 मिनट, मेरा क्लियर नहीं है टेलीविजन से। चले हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर क्या वजह है कि एड़ी चोटी का जोर तो लगाया ही जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे मनोज यादव जी, जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि साइकिल यात्रा से ही माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश में चुनाव का? और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव है, जो समाजवादी पार्टी है, वो एक बार फिर से अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिशों में आगे बढ़ेगी साइकिल यात्रा से? देखिए, साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी का एक अचूक हथियार है। हम जन जन तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं नेहा जी। और जब जब समाजवादी सड़कों पे आए हैं साइकिल लेके, तब तक परिवर्तन हुआ है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि साइकिल यात्रा एक बात है, आंदोलन दूसरी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी को 2022 में बागडोर देने जा रहे हैं। और उनका जो विश्वास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे है, वो विश्वास आज की डेट में उत्तर प्रदेश के किसी भी सत्तारूढ़ी दल पे या विपक्ष में जो भी दल है उस पे किसी पे नहीं है। सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम, अखिलेश यादव और साइकिल निशान। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो समाजवादियों ने, जब जनता ने मन बना लिया है, तो समाजवादियों को तो घर घर पहुंचना है, हर गांव जाना है, हर गली जाना है, कूचे जाना है, सबसे सबकी बात जाननी है और सबको सब कुछ अपनी बातें बतानी है। इसी के आधार पर 2022 में समाजवादी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करता चलूं कि बीजेपी के पास तो ये भी बताने को नहीं है कि वो किस गांव में जाएगी। जहां जाती वहां उसको आक्रोश जनता का झेलना पड़ रहा है। ये पहली बार हो रहा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके पैनल पे बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके विधायक, मंत्री, सांसद कहीं जाए तो कोई उनका इस तरह से, अब उसको मैं तो नहीं कहूंगा कि विरोध का प्रदर्शन का तरीका ये बिल्कुल नहीं जनता का होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से है कि गाड़ी का शीशा तोड़ देना, कालिक फेंक देना, गाड़ी को बिल्कुल काला कर देना, चेहरे पे कालिक पोत देना, जूतों की माला पहना देना, इस सारे तरीके के वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तमाम सारे मीडिया में भी न्यूज है, अखबारों में भी है। तो ये बीजेपी जरूर सोचे कि वो प्रचार करने कैसे जाएगी जब जनता का इतना आक्रोश है इस सरकार के प्रति।
ठीक है, जावेद अहमद खान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, सभा तो साइकिल पर सवार और ऐसे में लगातार यात्रा निकालकर जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी जनता के बीच पहुंचने का एक तरीका निकाला है। 3 दिन में 90 लाख लोगों से जुड़ने का एक लक्ष्य रखा गया है। सर, क्या अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये जोड़ के देखा जाए कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वक्त नजदीक आ रहा है, कांग्रेस भी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, मजबूत करने की? दल अपनी चुनावी तैयारियां करता है, लेकिन यह कहना कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए जमीन तलाश करने के लिए निकली है, ये अन्यथा है। कारण यह है कि आप देखिए, चाहे कोरोना काल हो या पिछले कोरोना काल से पहले, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक क्रूर सरकार आई है, जिसके एजेंडे में जनता नहीं है, उस सरकार के विरुद्ध हर मुद्दे पर, हर कदम पर कांग्रेस ने आदरणीय प्रियंका जी के अगुवाई में, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हर मुद्दे को उठाने का काम किया है और उस संघर्ष को निर्णायक स्थिति तक ले जाने का काम किया है। चाहे उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो, उसके परिवारजनों में अनेक लोगों की हत्याएं हुई हो, उसमें जिस तरीके से भाजपा विधायक उस समय के संलिप्त थे, जिस तरीके से शाहजहांपुर की बेटी के साथ एक भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया, सरकार ने बताया, चाहे हाथरस की बेटी का मामला रहा हो, आप कहीं पर भी देखिए, जनता से जुड़े हर मुद्दे पर जन सरोकार के मामले, ठीक है खैरा साहब, सीधे सीधे आरोप लग रहा है, ठीक है सर, खैरा साहब सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि बिना एजेंडे की सरकार है और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए क्या सत्ता एक बार फिर से ले पाएगी? से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है सर, लौटूंगी सर आपके पास, खैरा साहब, जन जन तक उपलब्ध। ठीक है जावेद जी, ठीक है। मैडम, आरोप आवाज है मेरी? जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही, जल्दी से बात रखिए अपनी। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इनका जो नारा है, पहले तो सफाई की बात कर लेता हूँ। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। बड़ों का हाथ तो अच्छी तरह पता हमको लग गया, सारी दुनिया ने देख लिया, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत ने देखा। मुलायम सिंह जी, इनके पिताजी, उनकी एक बात उन्होंने मानी नहीं। जब उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार बहुत है तुम्हारी सरकार में, अपने अफसरों को पकड़िए, आप उनको ठीक करिए, तो उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया। जब उन्होंने कहा शिवपाल जी के साथ चलिए, तो उन्होंने शिवपाल जी को लटा के अलग कर दिया, धक्का मार के। तो ये बड़ों का हाथ जो है वो तो सबको पता है कैसा है। रहा युवाओं का साथ, तो वो इनको कौन से युवाओं का साथ है जिनको नकल करने के लिए चाहते हैं कि नकल करो, नकल कर ली तो क्या है, नकल करवाना तो जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने बना दिया था। सारे युवाओं को गलत रास्ते पे डाल दिया था। नकल करवाने के बाद वो क्या कंपटीशन में आएंगे, कहीं पर हिंदुस्तान में नौकरी पाएंगे क्या विदेश में जा पाएंगे कहीं? इन्होंने ये काम किया था। युवाओं को तो उन्होंने बिल्कुल गुमराह किया। लड़की छेड़ने पे कहते थे जवानी में मतलब ये बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ बिल्कुल उल्टा इनका बोलना साबित होने वाला है। हमारे सभी कोई सज्जन कह रहे थे, कांग्रेस शायद कह रही थी हमारे पास एजेंडा नहीं है। अरे अपने एजेंडा तलाशो, गांधी जी की राह से भटक गए तुम। एजेंडा जो तुमको आजादी के बाद गांधी जी ने दिया था, आपको 5 में से एक चीज मानी नहीं। वो कहते थे वस्त्र पहनो, हिंदुस्तान में बने हुए, आपने पहने नहीं। सर, नई हवा है, नई सपा है, और अगर ये भी कहा जाता है कि बड़ों का हाथ युवा के साथ, सर किस तरह से इस नारे को लें और इसके पीछे की रणनीति क्या है? बीजेपी तो इस पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रपक्ष में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे युवा पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। बिल्कुल शानदार नेतृत्व है और युवाओं का पूरा भरमार है। जिसे कहते हैं ना कि अगर सबसे ज्यादा संख्या किसी के पास है तो युवाओं की समाजवादियों के पास है। नई युवा, इसीलिए तमाम सारे युवा हैं। और नई सपा, इसका भी विश्लेषण मैं कर दूं, समाजवादियों पे तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को रिफॉर्म किया, उन आरोपों से अपने आप की दूरी बनाई। जो राजनीति में बहुत कम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हो कि जिससे जो आरोप लगे उस आरोप से बचता रहे। खासकर अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी से जितने भी आरोप हैं, कभी भी उन आरोपों से बीजेपी निकलना नहीं चाहती। अगर हम उससे आरोप लगाते हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, तो आज वो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। हिंदू मुसलमान की बात करती तो आज भी हिंदू मुसलमान की बात करती, तुष्टीकरण की बात करती तो आज भी करती।
समाजवादियों ने एक नया पैमाना तय किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वो है डेवलपमेंट। हम भले चुनाव हार गए 2017 का, लेकिन इससे बिल्कुल कदापि कोई न विचलित है न कोई चिंतित है, क्योंकि ये राजनीति है। सभी राजनीतिक दल है, सबको जनता के द्वारा मौका मिलता है और तब वो शासन सत्ता में आते हैं और अपना अपना जो भी विकास का मॉडल है उसको प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई बिल्कुल बड़ों के साथ पे आपत्ति जताई थी खैरा साहब ने, तो कह रहे कैसे बड़ों का साथ, वहाँ पे तो अपमान हो रहा है। अब जिसने अपने गुरु को ही दरकिनार कर दिया, अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, उनको पूछे तक ना, उनकी तरफ देखे तक ना। अब ये नेताजी का कल भी हाथ समाजवादी पार्टी पे था, आज भी है, और वो एक समस्या है। ये बात कोई किसी से कहना नहीं चाहिए, वो उनकी अवस्था ज्यादा हो गई है, उनको तमाम सारी चीजों की दिक्कतें हैं, उनकी बीमारियां तमाम सारी हैं। इस वजह से इस बात को लेकर समाजवादी एक नए पैमाने पे आई। और वैसे मैं बता दूं विजय खेड़ा जी को काफी अनुभव रखते हैं। आदरणीय नेताजी ने मेरे एक सवाल पे कहा था, हमेशा वो बोले, मैंने भी कहा था, तो उन्होंने कहा मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी ना हो, ये नौजवानों की पार्टी रहे, और हमेशा जिधर युवा चलता है उधर वायु चलती, क्योंकि युवा का उल्टा वायु होता है। तो दिशा हम बना दें। लेकिन एक अन्याय जी ने स्पष्ट करके एक बात जो शायद बीजेपी के लोग उसमें ज्यादा विश्वास करें, हमारे पास डेटा है, हम 4 बार उत्तर प्रदेश में आए हैं। पहली बार 89 से 91 तक बने थे मुख्यमंत्री, सभी को मालूम होगा। फिर 93 से 95 तक बने, यानी कि 92 के बाद 93 में हमारी सरकार बन गई। फिर 2003 से 2007 तक हमारी सरकार मुद्दे पे आई हाँ, मुद्दे पे 2002 से 2 के बाद हमारी सरकार बन गई। फिर 2012 से 17 तक, और फिर अब 2022 से 2027 तक। ये हमारे लिए ये अंक, ये संख्या समाजवादियों के लिए ही बनी है, और समाजवादी सत्ता में आने जा रहे हैं। और जो बीजेपी ये बात कहती है, सर वक्त बताएगा कौन सत्ता में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इतनी जल्दीबाजी भी क्या है। विवेक जी आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, जन आशीर्वाद यात्रा कहीं निकाली जाती है तो कहीं पर लोगों को जोड़ने का आह्वान किया जाता है, लोगों तक कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है, तो कहीं पर साइकिल यात्रा निकाली जाती है। इन सबसे फर्क पड़ता है प्रोफेसर विवेक सिंह, या फिर लगता है आपको कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर मजबूती की जरूरत है, जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती देने की जरूरत है अगर सत्ता पानी है तो? देखिए नेहा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर राजनीति में चुनाव अगर आपको जीतना है तो आपके जो बूथ स्तर पे आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। हालांकि यह भी इम्पोर्टेंट है आज की राजनीति को देखते हुए कि आप प्रदर्शन करें। देखिए, क्योंकि राजनीति परसेप्शन का खेल है। अभी देखिए मैं बात सुन रहा था, और यह बहुत बहुत अच्छी बात है कि सभी पार्टियां जो है अपना ताल ठोक रही हैं कि वो जीतने जा रही है। देखिए, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा का चुनाव जो 2022 का है, इसका दूरगामी परिणाम होगा, और कहीं न कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका समीकरण भी इसी आधार पर बनेगा। इसलिए यूपी का जो चुनाव है विधानसभा का बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं मनोज जी की बात कर रहा था, मैं बात सुन रहा था। देखिए, उन्होंने बोला कि सबसे युवा है क्योंकि अखिलेश यादव। देखिए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में बहुत ज्यादा कोई एज का डिफरेंस नहीं है। रही बात सम्मान की, तो सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में जो नेता है उनका सम्मान कैसे किया जाता है, खास करके मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने, अभी मैं एक बात सुन रहा था, मनोज जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल यह मन बना लिया है कि इस चुनाव में स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी को जिताने वाले हैं। अब इन्होंने कौन सा इंटरनल सर्वे कराया है या जनता ने इनके कान में आके कैसे कह दिया है कि इनको पता हो गया है। देखिए, इनका उत्साह तो इतना है कि बोल रहे हैं कि 400 सीटें तक जीत सकते हैं। तो देखिए, अति उत्साह भी कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। इसमें दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी रेस में है और समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। उस समय से संगठन के स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है, और इस समय बूथ कमेटियों का गठन का काम चल रहा है जो अंतिम चरण में है। अभी आपने देखा कि सर कार्यकारिणी के सदस्य तो अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, यूपी चुनाव सर पे है जी। नहीं, आप किस कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं? हमारी उत्तर प्रदेश की कमेटी गठित है और आज से नहीं है, काफी लंबे समय से काम कर रही है। आवश्यकता अनुसार उसका विस्तार भी किया गया है। हमारे जो विभागीय कमेटियां हैं, जो हमारे फ्रंटल हैं, जो प्रपोस्ट हैं, वह गठित है।
क्या उस तैयारी के साथ और उस जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है जिस जमीनी स्तर पर बाकी पार्टियां कर रही है? नया जी, इधर पिछले 6 महीने से हमारी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी सलमान खुर्शीद साहब के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। हम जनता के बीच में जाकर उनसे संवाद करके उनके मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। लगातार जिस समय लॉकडाउन की स्थिति थी उस समय हम लोग सलमान साहब पूरी कमेटी के साथ वर्चुअल मीटिंगें कर रहे थे, और इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तो हम अलग अलग समूहों में, अलग अलग वर्गों में जाकर मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, पत्रकारों की क्या समस्याएं, दिहाड़ी मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, उस पर निरंतर चुनाव घोषणा पत्र समिति काम कर रही है। और लगातार मुद्दों के सवाल पर हम प्रदेश अध्यक्ष और अपनी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी प्रियंका जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल की जो भूमिका होती है उसका हम उचित तरीके से निर्वहन कर पा रहे हैं। सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हुए सब ने, आपने देखा कि दूसरी लहर में कांग्रेस ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार से अधिक अपने निजी संसाधनों से प्रयास किए हैं। जिस समय भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता मंत्री के फोन सीएमओ जिलाधिकारी नहीं उठा पा रहे थे, इसी लखनऊ में योगेश प्रवीण जी जो पद्म श्री पुरस्कार विजेता थे, देश के बड़े साहित्यकार थे, उनको एक कैबिनेट मंत्री एक बेड नहीं उपलब्ध करा पाए थे। उनके निवास और मेडिकल कॉलेज के बीच में मात्र 500 मीटर की दूरी है और 4.5 घंटे तक एम्बुलेंस उनके निवास पर नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, आपने कोविड की याद दिलाई तो एक सवाल मेरा खैरा साहब से है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है खैरा साहब कि जन आशीर्वाद यात्रा तो आप लोग निकाल रहे हैं, कोरोना काल में जो जनता से दूरी बनी है आप लोगों की, जो बीजेपी की, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी, क्या जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए उस दूरी को पाटा जा सकेगा? एक ही पार्टी है जिसकी जनता से दूरी नहीं रही कोरोना में, वो सिर्फ भाजपा है। एक कोई नकार जनता के अपमान की यात्रा है, इसका नाम रखना चाहिए खैरा साहब। क्षमा यात्रा, सही बात तो ये है, कोरोना काल में ये सक्रिय नहीं थे आप लोग, कोरोना काल में घरों में बैठे हुए थे खैरा साहब। आज तक तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूँ, पुराने कांग्रेसी हैं आप तक, और कांग्रेस ने सब कुछ आपको दिया। आपसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, क्या ये उचित नहीं होता कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर उतर है अपने कील कांटे दुरुस्त करने के लिए, तो आगे बोलने में उत्तर प्रदेश कही तो मैं आपसे यही एक मेरा सवाल है, हमारी तरफ से भी बोलने तो बता दीजिए। ठीक है खैरा साहब, जल्दी से बात रखिए। बोलता नहीं बीच में, आपको बोलना हमारे टाइम में बोल लीजिए। ठीक है, बोलिए आप, जल्दी से बात रखिए। इस दूरी को कैसे पाटा जाएगा? सारी है ना, मुझे तो बहुत जवाब देना, जल्दी कैसे होगा? ये जहाँ तक कोरोना की बात कर रहे हैं, अपने नेता के खाली अल्फाज पढ़ लीजिएगा, समझे? नकली वैक्सीन बोलने वालों को बोलने का बिल्कुल हक नहीं है। आप घर बैठ जाइएगा चुपचाप, आपका अधिकारी अरे वैक्सीन आपने बनाई थी, आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी आई आपकी सरकार कि हमने न रिसर्च पे पैसा खर्च किया न पैसा खर्च किया, और बता दिया कि वैक्सीन मेरी है। अब बताइए वो वैज्ञानिकों के नाम जिनको आपने काम पे लगाया, झूठे नंबर क्यों, किसने बनाया? उसका सब देश के सामने आना चाहिए। राहुल गांधी ने बरगलाया, किस देश में ये वैक्सीन पेटेंट हो गया? किस विश्वविद्यालय के नाम पर पेटेंट हो गया? बोलने की बात कर रहे हैं ना, आपने सुप्रीम कोर्ट में हाथ सुन लेते हैं, जावेद जी सुन लेते हैं। जावेद जी सुन लेते हैं, वेट करिए, ऐसे नहीं सर। जावेद जी सुन लेते हैं सर, नहीं इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, रोजगार देने की बात करते हैं। ऐसे पूछ रहा हूँ योगी जी, आप बताए कितनी नियुक्तियाँ की है? ठीक है, अरे बात करते ऐसे नहीं, जावेद जी इस तरह से नहीं। देखिए, अगर आप बोलना चाहते हैं आप हैंड रेज करिए ना सर, हैंड रेज करिए सर, मैं आपको मौका दूंगी। इस तरह से नहीं सर, देखिए इस तरह से नहीं, हम चाहते हैं कि डिबेट एक निष्कर्ष तक पहुंचे, ऐसे नहीं प्लीज। तुमने काटी राजीव गांधी का लोकसभा में समर्थन करते हो, राज्यसभा में करते हो, राजनीति प्रियंका राहुल गांधी से बोलिए। ठीक है जावेद जी, ऐसे
ऐसे कैसे डिबेट होगी सर? ऐसे नहीं, नेहा जी, एक एक झूठ बोलेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल का जवाब सुनिए सर, उसके बाद आप हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगी, मैं पूरा मौका दूंगी सर। खैरा साहब जल्दी से जवाब दीजिए उसका। आपने मुझसे प्रश्न किया था कोरोना का, मैंने खाली बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस नकली वैक्सीन कहा था, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि गलत नंबर कांग्रेस ने भरे थे, यात्रियों को भेजना था जो लौट रहे थे प्रवासी लोग। खैर इनकी बात नहीं छोड़िएगा, लेकिन जहाँ तक सपा का सवाल है, जो चुनाव में है, सपा का सवाल है जो चुनाव में है, जो प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस, ठीक है दिया कि 10, 20, 12, 15 सीटें ले जाए भगवान जाने। सर तो कौन उनकी कितनी मैं बात सीटें लेगा उसको तो छोड़ दीजिए ना, मुझे ये बताइए कि मैं- क्या इस यात्रा के इसलिए अब जरिए ये संवाद जो है वो पूरा हो देखिए, पाएगा? बड़ी बात ये है, आज संवाद, सहयोग और सहायता की बात इन्होंने की थी, सबको स्थान की बात की थी। अब जो नई बात है जिस पर बहस है, तो संवाद का जहाँ सवाल है, इन्होंने राज्य रूप से 2 पार्टियों के साथ संवाद साधा था। सपा के साथ उसकी मट्टी कर दी थी, कांग्रेस का साधा, कांग्रेस की मट्टी कर दी सपा ने। उसके बाद इनने संवाद साधते हैं, संवाद इनका होता है बम्बई के लोगों के साथ, जय भादुरी जी के साथ और शबाना आजमी जी के साथ। ये संवाद है इनके, या सफाई में संवाद है या जहाँ इनका क्षेत्र फैलते है। सर मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सहयोग हमें तो आपने हमसे कोरोना पूछा था सर मैं कोरोना के साथ साथ जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है, जो सांसदों को, जो मंत्रियों को ये कहा जा रहा है कि जाइए आप अपने क्षेत्र में अपने सरकार की उपलब्धियों को बताइए, सर ये बताने की नौबत क्यों आई? जनता नहीं जानती क्या सब कुछ? ये तो सारी पार्टी ही करती है। सर आप तो सत्ता में है, विपक्ष करे तो समझ में आता है। आप क्षेत्र में जाइए, ये तो सारी पार्टी करती ही है। सर आप तो सत्ता में है ना, सरकार जो काम करेगी वो तो सभी के सामने है, कि बताने की नौबत क्यों आ रही है सर? अच्छा नहीं बताए तो घर में बैठे क्या, बताइए आप। नहीं आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या काम पे फोकस करने के बजाय प्रचार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्या? इसीलिए बताना जरूरी होता है मैडम, क्योंकि बरगलाते हैं लोग। इतना बरगलाया था वैक्सीन के बारे में, आपको पता नहीं क्या बरगलाया नहीं था कि वैक्सीन बेकार है? क्या बरगलाया नहीं था कि वैक्सीन ये बीजेपी की है? क्या बरगलाया नहीं था वैक्सीन की डोजेज नहीं लगने से रिएक्शन हो जाता है, लोग मर जाते हैं? बरगलाने से कुछ हुआ क्या? उस बरगलाने से कुछ हुआ क्या? नहीं, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं फिर मैं लौटूंगी आपके नहीं, पास। मैं मुझे बोलने दीजिए ना, आपने सवाल किया। जब बरगलाए देने के लिए लोग जाएंगे तो हम सच बताने के लिए नहीं जाएंगे क्या? कृषि बिल पर क्या बरगलाया नहीं है? गरीब किसानों को बताने नहीं जाएंगे? वैक्सीन पर आपने सच बताने के लिए या लोग ना बरगलाए उसके लिए आप कब सड़कों पे उतरे, कब कौन सी यात्रा निकाल दी, बता दीजिए मुझे। तो यात्रा भी निकालेंगे, टीवी पर भी आप निकाल के क्या फायदा सर? अखबार में भी लिखेंगे, वो तो वोट के लिए निकालिए, वोट के लिए निकालिए सर। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जब चुनाव हुआ तब जाएंगे हम। नेहा जी आपके माध्यम से मेरा एक ही प्रश्न है, उसको आपने भी उठा दिया। जब आपने वैक्सीन के निर्माण में, उसके शोध में एक पैसा खर्च नहीं किया, तो आप झूठा श्रेय क्यों ले रहे हैं? जिन कंपनियों ने बनाया, जिन वैज्ञानिकों ने बनाया, उनका आभार है, देश उनको सलाम करता है। पहली दूसरा सवाल है कि मैं उस बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ। आज स्थिति क्या है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी सफल कूटनीति की आवश्यकता थी, चाहे चीन का मामला हुआ हो उसमें हम विफल हुए, और अफगानिस्तान के अंदर 22,000 करोड़ डॉलर सर सब कुछ हो गया सर, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस में कांग्रेस में जनता विश्वास नहीं कर रही सरकार, फिर भी कांग्रेस में जनता विश्वास नहीं कर रही। जावेद जी इसका कोई भूमिका है, इसकी कूटनीति विफल हो गई। सर मैं तो सीधा सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, हमारे ऊपर अरबों रुपया छोड़ के गए थे, हमने वो पेमेंट किया है। कितने अरब छोड़ के गए थे, याद है आपको? ईरान का कर्जा, ऑयल का कर्जा, कोई पूछ नहीं रहा, और हम अपने लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। कल पाकिस्तान किस तरीके से तालिबानियों का देश के भीतर हमारे यहाँ किस तरीके से उसका दुरुपयोग करेगा, ये संकट हमारे सामने ठीक है। और ये तालिबानी अभी भी चुप बैठे हुए, ठीक है, ठीक है मनोज जी। तालिबानियों के बीच में सर इतने क्या नेताओं के अकाल आ गया कि अब आपको ये लगता है? ठीक है जावेद जी, अपनी कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय ठीक है सर, ऐसे नहीं, ठीक है जावेद जी। मनोज जी सवाल मेरा सीधा आपसे, सर इतना क्या अकाल आ गया नेताओं का कि जो भी आए जी आ जाइए, आपका सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा। तमाम और राजनीतिक पार्टियां तो ठोक बजा के लेती है कि अगर हमें ठीक लगेगा
बैकग्राउंड ठीक होगा तो हम लेंगे। देखिए मैं समाजवादी पार्टी में आने के तो आधी बीजेपी तैयार बैठी है और पता नहीं जितने भी सर ले लीजिए, तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। अरे आप तो सभी का सम्मान कर रहे हैं ना। सवाल पूछा तो जवाब तो दूं ना, तो हम सबको तो ले नहीं रहे हैं ना, हम उसी व्यक्ति को आप ले तो रहे हैं सभी का सम्मान कर रहे हैं, ले लीजिए। है ताकत, मैं कह रहा हूँ जिस व्यक्ति में ताकत है, जो आदमी जेन्युइन है उसको ले रहे हैं हम। वो कहते नहीं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता कहते हैं उधार का सिंदूर बीजेपी लगाती है, समाजवादी लोग उधार का सिंदूर नहीं लगाते हैं, हम न्याय की बात नहीं, करते मैं हैं। तो इसलिए सवाल सर आपसे पूछ रही हूँ कि अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी को नेता नहीं मिलेंगे चुनावों में खड़ा करने के लिए, सम्मान आप सभी का कर रहे हैं, तो आखिर क्यों, ऐसा क्या है इसके पीछे सर? ये बिल्कुल स्पष्ट है और वो इसलिए है कि रियल में कोई बीजेपी से जब कोई प्रचार, अच्छा बताइए, पहले सांसद वाली यात्रा, आशीर्वाद यात्रा निकली, फिर मंत्री वाली निकली, अब विधायक वाली निकल रही है, कितनी यात्राएं निकल गई, कहीं कोई उसका थोड़ा सा भी नेगेटिव बन पाया क्या? नहीं बन पाया ना, उल्टे जनता ने उनको दौड़ाने की कोशिश की, किसानों ने उनका विरोध प्रकट किया। मैं एक बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए तो मोदी जी की गद्दी पे खतरा हो जाएगा। मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अपनी है, वो सेंट्रल की राजनीति करते हैं, विदेशी मुद्दों पे राजनीति करते हैं और उनके तमाम सारे अपने मुद्दे जिनसे वो राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव स्पेशल उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे होगा और यहाँ पे जवाबदेही योगी आदित्यनाथ की है, यहाँ मोदी जी की जवाबदेही नहीं है। मोदी से खतरा लगता है क्या आपको खतरा लगता है क्या सर? ना, हम डरते बिल्कुल नहीं, लेकिन हम चुनाव को दूसरे एंगल में नहीं जाने देंगे। नहीं तो आप ये इतनी स्पष्टता क्यों दे रहे हैं? मोदी को आगे किया जाएगा, जवाब यही मोदी को नहीं तय करनी है। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी नहीं 5 साल उत्तर प्रदेश की गद्दी चलाई है, योगी ने चलाई है। योगी किन मुद्दों पे पास है, कौन सी सड़क बनाई है, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने रोजगार किए हैं, क्या बेरोजगारी भत्ता मिला है, क्या कन्याओं की शिक्षा में डेवलपमेंट हुआ है, क्या रोजगार के अवसर नए प्राप्त हुए हैं, कितने तमाम। ठीक है सर, ये सवाल पूछिए ना, ये आपका अधिकार है, आप विपक्षी पार्टी हैं, आपका अधिकार है, ये तमाम सवाल आप सरकार से पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है सर। जाहिर तौर पे विपक्ष भी आक्रामक तेवर के साथ सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बहुत तेजी से तैयार है, बहुत ये कहा जा सकता है कि तैयारी के साथ, क्योंकि मुद्दे बहुत है सरकार को घेरने के लिए। क्या लगता है कि संसद सत्र की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देगा, या उम्मीद करें कि शांति से कुछ काम हो पाएगा? जी बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। जैसे हमने संसद का सत्र देखा कैसे बर्बाद हुआ, वैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हमको वही नजारा देखने को मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह अपनी जो भी उसकी अभी तक की अचीवमेंट है जनता के पास लेकर जाए, और विपक्ष का काम है कि आपने जो अब सरकार में कमियां देखी है वो जनता के पास लेके जाइए। अब जनता फाइनली डिसाइड करेगी किसको देखना है। देखिए, यह बात बहुत स्पष्ट है कि अभी मनोज जी जिक्र भी कर रहे थे कि एक नेता के साथ जो है अभद्रता हुई है। देखिए, यह लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और कभी हर सरकारों में होता आया है कि कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, ये हर सरकारों में हर समय ऐसा देखने को घटनाएं मिल जाती हैं। रही बात, मैं कांग्रेस के ऊपर बोल रहा था क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, मैं कुछ कांग्रेस के ऊपर एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, प्रियंका गांधी आई है, अच्छी बात है, एक नवीन संचार हुआ है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि लगभग 3 दशक हो गए हैं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रदर्शन उसका रहा नहीं है। अगर आप बात करें तो 22 सीट जो थी उससे वो 7 पे आ गए हैं। तो कुल मिला के अगर मैं तो कांग्रेस की बात करूं तो प्रियंका गांधी को थोड़ा 2-4 महीने का समय जो है देना पड़ेगा, मीन्स उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तभी कुछ कांग्रेस का हो सकता है, वरना कांग्रेस कहीं न कहीं 25 साल तक कोई उसका फिर फ्यूचर नहीं होगा। रही बात एक जो बीएसपी की भी मैंने देख रहा था, आपने जो बाइट भी कराया था मायावती जी का, उन्होंने बोला कि सब लोग उनसे घबरा गए हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी को कम से कम मायावती से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो उनका मूड जो है वो अलग है और वो बात कुछ अलग कर रही है। वो खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे पहले सरगर्मी दिखती थी, वैसे मुझे कम से कम बीएसपी में तो बिल्कुल दिख नहीं रही है। रही बात
चुनाव की तो देखिए, चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है सभी पार्टियों के। बीजेपी के भी इससे कहीं न कहीं सियासत जुड़ी हुई है और उनको अगर योगी आदित्यनाथ को अगर अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में दिखाना है, जो कि आरएसएस की पसंद भी है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव उनको हर हाल में जीतना ही होगा। और उधर समाजवादी पार्टी का अगर अखिलेश यादव को कद को बड़ा करना है तो ये विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। अगर इसमें जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव का कद है वो काफी बढ़ेगा और कहीं न कहीं वो केंद्र में एक उनकी अहम भागीदारी हो सकती है। कांग्रेस के लिए भी करो या मरो की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस मुझे कई रेसों में बार कर चुका हूँ, मुझे दिख नहीं रही है। ये लोग संघर्ष करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता है। ठीक है पार्टी में जावेद जी का रुख कर लेते हैं। जावेद जी, क्या वजह है कि मेहनत तो की जा रही है लेकिन उस मेहनत का रंग आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? विवेक जी कह रहे हैं कि मेहनत तो कांग्रेस कर रही है लेकिन वो मेहनत दिखाई नहीं दे रही। नहीं, आपका सवाल सामयिक है। विवेक जी ने भी जो कहा है, हम उनकी सलाह का भी सम्मान कर रहे हैं और उस पर हम चिंतन करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से नेहा जी, कोई भी राजनीतिक दल हो वो कब चाहेगा कि वह पराजित हो? हर समय एक परिस्थितियां नहीं रहती हैं। बड़े बड़े नेता इस देश के अंदर बहुत दिग्गज नेता हारे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सर, लेकिन 3 दशक का ये सूखा साफ करना ये कितनी बड़ी चुनौती है सर। निश्चित रूप से हमारे लिए ये चिंतन का और बड़े स्तर पर गंभीर मंथन का विषय है। इसको हम स्वीकार कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे खुले मन से। मंथन का तो वक्त ठीक है सर, लेकिन मंथन के बाद जो चीजें निकल के सामने आती है, क्या उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, उस पर इम्प्लीमेंट चल रहा है और बहुत गंभीरता से चल रहा है। कोई भी दल अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करता, लेकिन इतना भरोसा है कि प्रियंका जी की अगुवाई में, उनके निर्देशन में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करने जा रही है। और यह आप सब लोग देखेंगे कि कांग्रेस जनता के उस विश्वास को, उस भरोसे को बिल्कुल अर्जित करने का काम ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। मनोज जी, सत्र की शुरुआत भी हो रही है सर, कौन कौन से मुद्दे हैं जो सत्र में उठाए जाएंगे? देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। इतिहास में पहली बार है कि विपक्ष के पास हर सेगमेंट में मुद्दे ही मुद्दे हैं। अरे मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ भी है कि चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, ये भी मुद्दा विपक्ष के पास है। तो हम तो चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ मुद्दा हो। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं, जिस तरीके से खाद की समस्याएं हैं, जिस तरीके से उनके अनाज नहीं खरीदे जा रहे हैं, उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है, इस तरह उत्तर प्रदेश को हर सेगमेंट से भ्रष्टाचार, हर डेवलपमेंट में जितना भी काम हुआ होगा इस सरकार में, उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरीके से, हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब तक के इतिहास में इस तरह की कभी भी, यही हरदोई के बगल के सांसद है जेपी सिंह जी, वो कहते हैं जेपी रावत जी कि भैया इतना तो मैंने कभी अधिकारियों की मनमानी और इस तरह का भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। काफी लंबे से वो राज्यसभा लोकसभा भी रहे और उनका फादर भी लोकसभा रहे। ठीक है सर, कहाँ ट्रांसपेरेंसी है सर, कहाँ पारदर्शिता है? आप लोग तो पारदर्शिता की बात करते हैं, कहीं जमाखोरी, कहीं मुनाफाखोरी, कहीं बीच में बिचौलियों की जो चीजें हैं वो नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि अधिकारियों की मनमानी चल रही है, बिचौलिए खा रहे हैं। काफी समय के बाद हमें सबसे ज्यादा लोगों के जवाब देना पड़ते हैं क्योंकि हम सत्ता पक्ष में हैं और हमें सबसे कम समय मिलता है। तो पहले उनके जवाब दे दूंगा जिन पर अभी बहस हो चुकी है, आपकी बात का बाद में जवाब। जी जी, सबसे पहले बात भी जो कही है अखिलेश जी ने, वो कही है सहयोग की। अब बताइए सहयोग किसका करेंगे? सहयोगी तो इनके आधे जेल में है और आधे प्रदेश छोड़ के भाग गए। अपराधी तंत्र जितना था इनका वो खत्म हो गया। सहयोग का तो हाल ये हुआ है। सहायता का सवाल है तो एक विशेष जाति, विशेष धर्म के लोगों की ये तुष्टीकरण करके सहायता करते हैं, इसीलिए आज इनको कहना पड़ गया कि सबको स्थान मिलेगा। अगर यही सबको स्थान इन्होंने पिछले 5 वर्ष में दिया होता, आज शायद इनको नहीं कहना पड़ता। एक रिकॉर्ड कार्ड मनोज भाई बता रहे थे, उनके सरकार के रिकॉर्ड कार्ड की बात कर रहे थे, तो 89 और 90 का इन्होंने रिकॉर्ड की बात की थी। हमारा रिकॉर्ड 89 में बदायूं में दंगे हुए थे मुलायम सिंह जी के टाइम में, 90 में दंगे हुए थे कानपुर में मुलायम सिंह जी के टाइम में। जब दोबारा सत्ता में 2005 में आए तो 5 में मऊ में दंगे हुए, 6 में लखनऊ में दंगे हुए, 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए और अभी अखिलेश जी जब थे तो मुजफ्फरनगर तो सारी दुनिया ने देखा।
बता रातों रात से मैं कह रहा हूँ खाली ठीक। मतलब हमारे ये है। ठीक है मनोज जी, जल्दी से बात रखिए हैं बहुत। वही इनकी गलतियों को ढकने के एक लिए तो नारे कहना चाहूँ, ठीक है ठीक। और वो एक लाइन इसलिए जरूरी है कि कम से कम जनता सुन ले। कमल का फूल उत्तर प्रदेश के लिए बन गया फूल, हर व्यक्ति को चुभ रहा है, हर व्यक्ति को तकलीफ दे रहा है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता इस कमल के फूल के रूपी सूख को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। चलिए कौन किसको बर्दाश्त करेगा और जनता किसको सराहों पर बिठाएगी सर, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।